Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study insurgency in the Northeast India. Northeast India जो हमारा हिस्सा है, जैसे कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे 7 सिस्टर जो स्टेट्स है वहाँ पर किस तरह से वायलेंट एक्टिविटी हो रही है और इंसर्जेंसीज हो रही है. तो पहले आप जान लीजिए इंसर्जेंसी क्या होता है. तो इंसर्जेंसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या तो मिलिटेंसी की तरह ही एक आर्म स्ट्रगल है या आर्म रिबेलियन है हमारे कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी के अगेंस्ट में या तो सरकार के अगेंस्ट में. वो लोग जो इस रेबिलियन में हिस्सा लेते हैं उनको हम बेलिजरेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते. इंडियन केस के अंदर भी यहाँ पर आर्म रेबिलियन बोलते हैं या तो एक वायलेंट तरीके का प्रोटेस्ट भी हम बोलते हैं इंसर्जेंसीज को, जो भारत सरकार या अथॉरिटी के खिलाफ लड़ा जाता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर इंसर्जेंसीज है, तो नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, इन लोगों ने 1950-60 से कॉन्फ्लिक्ट विटनेस करना शुरू किया. लेकिन 1990 से हमने जो इंसर्जेंसी की इंटेंसिटी है वो लगातार कम होती हुई देखी. लेकिन ओनली स्टेट जहाँ पर प्रोमिनेंट इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है वो है मणिपुर. इस रीजन के अंदर कई सारे आर्म्ड फैक्शन भी ऑपरेट करते हैं. अलग अलग प्रकार के ग्रुप अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बोलते हैं हमको एक सेपरेट स्टेट दे दो, कोई बोलता है हमको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, और कुछ ग्रुप बोलते हैं कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री दे दीजिए. नॉर्थ ईस्ट रीजन एरिया के बारे में जानते हैं. तो इस एरिया के अंदर 8 स्टेट है, जिसमें से एक है हिमालयन स्टेट सिक्किम जो यहाँ पर है, और बाकी कंटिन्यू 7 सिस्टर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा है. ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, वो इंडिया से कनेक्टेड एक स्मॉल कॉरिडोर से जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या तो कॉमनली नोन एज चिकन नेक. ये कॉरिडोर 23 किलोमीटर विड्थ का है, सिर्फ 23 किलोमीटर के विड्थ का है. ये इतना सा भाग है जो हमारे मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है. अब ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है नॉर्थ ईस्ट का? कई सारे कारण है. सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट. 99% का जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान से जुड़ा हुआ है. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो भी आपको आउटर बॉर्डर दिख रही है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है 99% का. ये हमारे पड़ोसी है नॉर्थ ईस्ट के. इंडिया का टोटल जो लैंड बॉर्डर है नेबर्स के साथ, टोटल इंडिया का, उसमें से 40% नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ही है. फर्दर यही चीज हमको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ प्रूव हो रहा है ये एरिया. नेशनल डिफेंस आर्किटेक्चर के मद्देनजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन. दूसरा कारण है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का वहाँ पे जाने के लिए हमारा ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो एज अ ब्रिज प्रोवाइड करता है इंडिया को अगर हमको साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से जुड़ना हो, इंक्लूडिंग साउथ चाइना. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ह्यूज नेचुरल रिसोर्स है वहाँ पर, ऑयल, गैस, कोल, हाइड्रो, फर्टाइल लैंड और वगैरह का, जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये इंसर्जेंसी कैसे शुरू हुई या नॉर्थ ईस्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे पहले क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से ये कंटिन्यू हो रही है. प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं. जब ब्रिटिश एरा था तो ट्राइबल ग्रुप ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी उस एरिया के अंदर और वहाँ पे रहते थे. आउटसाइडर को अलाउड नहीं किया जाता था ट्राइबल एरिया के अंदर लैंड एक्वायर करने के लिए. और उसी समय पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरी को सपोर्ट किया और वहाँ पे भेजा गया. वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी ने स्कूल, हॉस्पिटल, चर्चेस बनाए और उसके साथ साथ ट्राइबल्स को क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट किया, यानी कि आप धर्म परिवर्तन नाम सुनते हो, वो काम वहाँ पे किया गया. किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस या बिजनेस कॉन्टैक्ट नहीं था वहाँ के ट्राइबल लोगों का रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ. एक वर्चुअल एब्सेंस था इन सब का वहाँ पर. और इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ही कम इम्पैक्ट है ट्राइबल्स के ऊपर. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो भी हुआ वहाँ के ट्राइबल के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, और वहाँ से कोई फ्रीडम फाइटर भी बहुत कम नाम ही है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को फाइट किया था. पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमने क्या किया, 6th शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
जो बोलता है सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, उस एरिया को जो ट्राइबल अफेक्टेड एरिया है। और इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल भी बनाया अकॉर्डिंग टू द 6th शेड्यूल। इनिशियली ये जो पूरा एरिया है उसमें एक स्टेट था असम और दूसरा एक यूनियन टेरिटरी था जिसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये दोनों मिलाकर पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करता था। अब जबकि नेफा डेवलप हो रहा था कंफर्टेबली और भाईचारे के साथ रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, तो जो प्रॉब्लम था डेवलपमेंट का अदर ट्राइबल एरिया में वो निकल के आया। अब नेफा को छोड़ के सारा जो स्टेट है वहाँ पे वो आसाम के अंदर आता था, आसाम कंसिडर हुआ करता था। तो ट्राइबल्स जो उस एरिया में रहते हो उनको डर था कि वो अपनी आइडेंटिटी लॉस ना कर दें और एसिमुलेट हो रहे साथ साथ में, यानी कि आसाम के एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते थे, आसाम के लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब या अदर प्रोफेशन में जगह देते थे, यानी कि आसामाइजेशन पॉलिसी अपनाते थे। तो बट ऑब्वियस है ये लोग अपने आइडेंटिटी को लॉस ना हो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, एगिटेशन डेवलप हुए। उसके चलते 1969 में मेघालय को अलग किया, आसाम के अंदर ही उसको रखा और उसको बोला गया कि ये स्टेट विद इन स्टेट है, यानी कि मेघालय एक अलग स्टेट तो बनाया लेकिन आसाम के अंदर ही रखा कि ये स्टेट विद इन स्टेट रहेगा। फाइनली बाद में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को एक सेपरेट स्टेटहुड ग्रांट किया 1972 के अंदर। उसके बाद साथ साथ सेशनिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ नागालैंड और मिजोरम में भी। नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया 1963 में और मिजोरम को दिया गया 1987 में। और पैरेलली नेफा को भी नाम बदल दिया, अरुणाचल प्रदेश रखा और यूनाइटेड टेरिटरी से उसको दे दिया स्टेटहुड का ग्रांट 1987 के अंदर। इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो एरिया किस तरह से डेवलप होता था या तो कौन रूल करता था। तो अरुणाचल प्रदेश में चीफ और विलेज काउंसिल बना, मिजोरम में चीफ्टन्स को लाल कहते हैं, नागालैंड में भी चीफ एंड विलेज काउंसिल है। आसाम के अंदर ओम डायनेस्टी रूल करता था अपर आसाम में और कोच डायनेस्टी वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ आसाम के अंदर। मणिपुर के अंदर मेती रूलर्स थे, मेघालय के अंदर राजा थे शिम्स के और चिफ्टन्स थे नोकमास के। सिक्किम में नामग्याल डायनेस्टी रूल करती थी। त्रिपुरा में मणिक्य डायनेस्टी रूल कर रही थी 20th सेंचुरी तक। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंसर्जेंसी का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स ही है काफ़ी लंबे समय पर। नंबर ऑफ मिलिटेंट आउटफिट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपनी डाइवर्स डिमांड प्रेजेंट कर रहे हैं। आसाम, मणिपुर, नागालैंड यहाँ पर कंटिन्यूसली पॉइंट ऑफ वरी या तो चिंता की बात रहती है और माहौल रहता है टेंशन वाला। गवर्नमेंट स्टेडीली फॉलो कर रही है पॉलिसी के डायलॉग को, नेगोशिएट कर रही है उन आउटफिट्स के साथ या तो उन ग्रुप्स के साथ जो स्टेट या ऑटोनोमस रीजन की डिमांड कर रहे हैं। जो लोग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं उसके साथ हम लोग डायलॉग नहीं कर सकते बिकॉज उनकी डिमांड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो उसकी डिमांड हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते। हम डायलॉग में ये बोल सकते हैं कि आप अपनी जिद छोड़िए, हम लोग स्टेटहुड का ग्रांट ज़रूर दे सकते हैं। और साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों से बात कर रहे हैं जो वायलेंस का रास्ता छोड़कर पीस टॉक्स करना चाहते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही जो भी सॉल्यूशन लाना चाहते हो उनके साथ। इन जनरल जो सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर वो इम्प्रूव हुआ है लास्ट 5 ईयर के अंदर। अब हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट के अंदर किस तरह से इंसर्जेंसी है, उसके रीज़न क्या है इंसर्जेंसी के पीछे और अभी की क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है। तो फिलहाल इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको हर एक स्टेट का एक ओवरव्यू देता हूँ। आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं आपको इन सब का डिटेल में भी बताऊंगा अगर आप चाहो तो। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड बोला जाता है कि नागाज जो लोग वहाँ पे बिलीव करते हैं कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, चाहे वो कॉन्क्वेस्ट के थ्रू या कंसेंट के थ्रू हम इंडिया के पार्ट नहीं है। और इसके लिए नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक ग्रुप बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, नागा नेशनलिस्ट ग्रुप था, ये ऑपरेट कर रहा है इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इनका एम क्या है, एक सॉवरेन स्टेट बनाना जिसका नाम होगा नागालिम। उन सारे एरिया को यूनिफाई करके जहाँ पर नागा के लोग रहते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट के अंदर या बर्मा के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनको अलग से स्टेटहुड देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आसपास का इलाका है, नागालैंड के आसपास के जो स्टेट है, वो अपोज कर रहे हैं कि
बिकॉज वहाँ पे भी नागा ट्राइब्स रहती है। वो अपोज कर रहे हैं कि हमारा एरिया चला जाएगा, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और साथ साथ में ये बर्मा की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब बर्मा तो हमारा देश है नहीं। इश्यूज क्या आ रही है इनकी डिमांड के पीछे? ट्राइबल्स के बीच में भी आपसी में भी काफ़ी सारे क्लैश होता है, और उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो लोग क्या करते हैं, एक्सटॉर्शन के साथ डील करते हैं, आर्म्ड और ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। पैरेलल सरकार बना के बैठे ये लोग वहाँ पर। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत सरकार ने नागा इंसर्जेंट ग्रुप NSCN-IM के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया था 3 अगस्त 2016 में, लेकिन ये सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन के ही रहा। इसका डिटेल अकॉर्ड अभी आना बाकी है, तो होपफुली हम लोग देखते हैं कि इसकी ज़्यादा डिटेल्ड एग्रीमेंट और नेगोशिएशन आए। अब यहाँ पर डिटेलिंग में आपको क्या जानने मिलेगा कि ये NSCN किसने बनाया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, क्या क्या इन लोगों ने हरकतें की थी, और किस तरह से इस ग्रुप के अंदर 3 डिवीज़न हुए और 3 अलग अलग लीडरशिप के अंदर ये ग्रुप्स चल रहा था, और अलग अलग डिमांड के ऊपर कोई चाहता था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, कोई कुछ चाहता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो हमें बताइए, हम इसका डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, हर एक स्टेट की अलग कहानी। आसाम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो आसामीज लोगों का है, ये है कि हम लोग अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ना खो दें। क्यों? बिकॉज कई सारे इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं बांग्लादेश से, और आसाम के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आसाम के लोग बोल रहे हैं हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और इलीगल माइग्रेंट्स मेजोरिटी पॉपुलेशन बन जाएगी, और इससे हमारा पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाएगा। तो ये तो है कॉमन इश्यू सब लोगों का। अंदर अंदर ट्राइब्स में भी कई सारी डिमांड है या तो क्लैशेस है, जैसे कि बोडोलैंड, कर्बी एंगलोंग, दिमाराजी, कमतापुर, ये सब लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमको अलग स्टेट बना दीजिए। आसाम के इस एरिया के अंदर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और ये बोल रहे हैं हमको अलग से स्टेट बना दो। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जुलाई 2012 के अंदर एक वायलेंस ब्रोकआउट हुआ था और रायट हुआ था इंडिजिनस बोडो लोगों के साथ, अगेंस्ट थे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, जो बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम्स है वो। इन दोनों के बीच में वायलेंट एक्टिविटी हो गई थी और मारामारी हो गई थी, रायट हो गया था। ठीक है, अब ये जो वायलेंस था आसाम का वो बाद में अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी फैला। मुंबई में आज़ाद मैदान के अंदर भी ये प्रदर्शन हुआ, और ये रूमर जो है वो ट्रिगर करके गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है आसाम के अंदर। कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बने थे बंगाली मुस्लिम, जो है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है उनके खिलाफ, और साथ साथ में स्मगलिंग भी वहाँ पर होती है। ड्रग्स का काफ़ी प्रॉब्लम है आसाम के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही है, बाद में ड्रग्स का स्मगलिंग होना, उससे क्या हो रहा है कि आसाम के यूथ एडिक्ट बन जा रहे हैं ड्रग्स का, और ये अपना प्रोडक्टिव वर्क बाद में नहीं कर पाते, जो इन फ्यूचर हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानकारक है। मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में मेती, कुकी और नागा ट्राइब रहता है, जो मेजोरिटी वहाँ पर है। मेती ट्राइब 60% का पॉपुलेशन है मणिपुर के अंदर, जो प्लेन्स के अंदर रहती है। नागा और कुकी ट्राइब जो है वो हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहते हैं। वहाँ पर इनर लाइन परमिट का भी एक प्रॉब्लम है। ब्रिटिश राज के समय से ही ब्रिटिश ने क्या किया, इनर लाइन परमिट बना दिया था। वो भी कहाँ पर, हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हिल एरिया के अंदर कोई भी बाहर का नहीं आएगा, और कोई भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, ना बाहर का कोई आके रह सकता है, घूम सकता है, ना ज़मीन ले सकता है। और वो इनर लाइन परमिट इन लोगों को सूट कर रही थी, नागा और कुकी को, बिकॉज ये अपने हिसाब से रह रहे थे, कोई बाहर का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। अब इससे क्या हुआ, जो मेती ट्राइब्स है उनके एरिया के अंदर बाहर के लोगों का आना शुरू हो गया। तो इनको डर लग रहा है कि भाई हमारे पास इनर लाइन परमिट क्यों नहीं है, अगर किसी को आना है तो परमिशन लेके ही आना है। लेकिन वहाँ पे मेती वाले एरिया में ऐसा नहीं है, और इनको भी सेम आसाम वाले लोगों के लिए जैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम हमारी आइडेंटिटी लॉस ना कर ले, हमारा कल्चर लॉस ना हो जाए। और क्या इश्यू है, सबसे ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स इस स्टेट के अंदर है कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स, और कई सारी राइवलरी भी होती है इन आउटफिट्स की, और ग्रेट वायलेंस भी होता है। जो सिचुएशन है और भी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो एक ही कारण के लिए यूनाइटेड नहीं है। हर इंसर्जेंट ग्रुप की एक अलग डिमांड है। नागा लोग चाहते हैं कि वो मणिपुर का पार्ट एनेक्स कर दे और मर्ज कर दे नागालैंड या नागालिम के साथ, उस एरिया को जहाँ पर नागा लोग रहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है नागा और मेती के बीच में।
मेती चाहते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, कि मेती नाम का हमारा खुद का, जहाँ पे मेती लोग रहते हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। तो हर कोई अपना अपना स्टेट या रीजन के बारे में बात कर रहा है, और कोई तो अपनी कंट्री ही बनाने की बात कर रहा है। दूसरे कॉन्फ्लिक्ट थिएटर के जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सरेंडर प्रोग्राम है, इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया मणिपुर के अंदर, और टाइट कंट्रोल है आउटफिट्स वाले लोगों का, अपनी कैडर का, यानी कि आतंकवादियों का। नॉन मणिपुरीज को भी टारगेट कर रहे हैं मणिपुर में ये लोग मिलकर। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जून 2018 के अंदर 18 आर्मी जवान को मारा गया था, और कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। इन आतंकवादियों ने क्या किया कि आर्मी के 2 कॉन्वॉय को ब्लास्ट किया था, मिसाइल से उड़ाया था मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में। आपने ये घटना के बारे में शायद सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो। 18 जवान मारे गए थे, तो उसके अगेंस्ट में इंडियन आर्मी ने एक बिगेस्ट कोवर्ट मिशन यानी कि काउंटर मेजर अपनाया। म्यांमार के जंगलों में जाकर 2 कैंप्स उड़ा दिए उन आतंकवादी के, और 20 आतंकवादियों को मार दिया था। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। ये फोटो से आपको अंदाजा आ गया होगा क्यों बोला जाता है स्कॉटलैंड। मेघालय सबसे लीस्ट अफेक्टेड है इंसर्जेंट से इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक तो कई सारे जो ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है, क्लैश होती रहती है। फिर ट्राइब्स और नॉन ट्राइब सेटलर के बीच में भी इश्यूज होते रहते हैं। आइडेंटिटी का इशू हुआ, करप्शन का इशू हुआ, डेमोग्राफिक चेंज होने की भी ये डर है क्योंकि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे भी आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, स्मगलिंग रूट के तौर पर काम होता है मेघालय का। अब ये मेघालय का मैप अगर आपको दिख रहा हो, नीचे बांग्लादेश है, ऊपर आसाम है, तो मेघालय बन जाता है स्मगलिंग रूट। बांग्लादेश से आता है ड्रग्स वगैरह और स्मगल होता है आसाम के अंदर। तो जिससे क्या हो रहा है, मेघालय के भी अंदर ड्रग्स की बिक्री ज़्यादा हो गई और वहाँ पे भी ड्रग्स एडिक्टेड हो रहे हैं लोग, तो क्रिमिनल्स हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है मेघालय के अंदर। मिजोरम एंड त्रिपुरा की बात करते हैं तो वहाँ पे रिमार्केबल हमने सक्सेस किया। जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप थे तो हमने अलग अलग प्रकार की ड्राइव वहाँ पे की, जैसे कि सरेंडर स्कीम किया, डायरेक्ट हमला किया, आफ्सपा लागू किया, लोगों को समझाया, डेवलपमेंट किया। तो इस तरीके से हमने मिजोरम और त्रिपुरा को इंसर्जेंट्स के कंट्रोल से हटा दिया और ये लार्जली पीसफुल एरिया है आज के समय पर। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो 3 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग, ये डर में रह रहे हैं। किसके डर में? क्योंकि जो NACN का जो फैक्शन है, जो नागालैंड के अंदर नागा लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 2 फैक्शन वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी आर्मी वहाँ पर तैनात है, जो क्या कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ताकि पैसा मिले, सोर्स ऑफ फंडिंग वहाँ पर उनके लिए हो। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है NACN IM का हिस्सा बन गया, यानी कि वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं नागालिम को कि ग्रेटर नागालिम में हमको ये 3 डिस्ट्रिक्ट चाहिए बिकॉज हमारे नागा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये डर है। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको ट्रांजिट रूट की तरह यूज़ किया जा रहा है उल्फा के द्वारा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये आसाम का एक स्टूडेंट यूनियन है जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता है वायलेंट तरीके से, जिससे क्या हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है और बाकी के जो सिविलियंस है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन लोगों को भगाया गया था या तो बैन किया गया था। तो आसाम से हटकर ये लोग कहीं और छुप रहे हैं और वहाँ से फिर वापस आसाम में आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक प्रकार का ट्रांजिट रोड बन गया इन आतंकवादी संगठन के लिए। अब क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंसर्जेंसीज के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? तो आप रिकॉल करिए हमारी वो लेक्चर सीरीज जिसमें हम लोगों ने बात की डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या लिंकेजेस है। तो कई सारे कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। तो देख लीजिए, डेवलपमेंट ना होना, बेसिक कम्युनिटीज ना मिलना, करप्शन, फंड का डाइवर्जन, जो पैसा आ रहा है सरकार से वो सही से नहीं मिल रहा, डाइवर्ट हो रहा है। फिर इंसर्जेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो फूड ग्रेन्स आ रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, तो वो सिविलियंस के पास नहीं पहुंचता और ये लोग खा लेते हैं या तो हड़प लेते हैं। और जो लार्ज प्रोपोर्शन है ये मिलिटेंट्स के हाथ में चला जाता है, PDS का खाना, दाल चावल वगैरह। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है और यही मेजर कॉज बनता है इंसर्जेंट अभी तक वहाँ पर सस्टेन है। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बैठे बैठे यूथ क्या करेंगे,
कि कुछ नहीं तो इनके साथ जुड़ जाए जो रोज का अपन को 500-200 रुपए मिले, और इनकी आर्मी में शामिल हो जाती है और हमारे सरकार के खिलाफ ही हथियार उठा लेता है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर एलिनेशन और डिप्राइवेशन, ब्रिटिश ने पहले से ही, एक तो पहले से ही ये लोग एलिनेटेड थे, ब्रिटिश ने इरानाइट परमिट लगा के और भी ज़्यादा एलिनेटेड कर दिया हमारे ट्राइबल लोगों को मेनलैंड इंडिया से। तो जब भी वहाँ के लोग इंडिया के अंदर आते हैं तो इनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा म्यांमार और चाइना की तरफ का होता है, तो हम लोग उनको चिढ़ाते हैं कि ये चाइनीज़ है, चिंकी लगता है। तो इनके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है, मेंटल या साइकोलॉजिकल दबाव आ जाता है कि ये हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उनको भी बाद में फीलिंग नहीं आती कि वो इंडिया का हिस्सा है। फिर डेमोग्राफी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल परमिटेशन और कॉम्बिनेशन हमने काफ़ी किया, सारे तिगड़म हमने अपनाए पॉलिटिकल के, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एग्जिस्टिंग सोशल बाउंड्रीज को ख़त्म नहीं कर पाई। सारे एथनिक कैटेगरी या सारे एथनिक जो ट्राइब्स है वो अपनी अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी चाहते हैं और अपना अपना स्टेट या कंट्री चाहते हैं। एथनिसिटी सिमिलर है हमारे नियर बाय कंट्रीज से। म्यांमार की साइड जो लोग रहते हैं और इंडिया के साइड जो लोग रहते हैं उनकी एथनिसिटी सिमिलर है, इसलिए पोरस बॉर्डर की वजह से भी इंसर्जेंट्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो नीचे आ गया, पोरस बॉर्डर है, डिफ़िकल्ट टेरेन है म्यांमार के साथ, तो क्या हो रहा है कि इंसर्जेंट बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, हमला करते हैं, आर्मी को मारते हैं, अथॉरिटी को मारते हैं और फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाता है। तो हमारी आर्मी बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं जा सकती। और इसीलिए इस बार हमने तो क्या कर दिया, जब चंदेल के अंदर ये घटना हुई तो हमने बॉर्डर क्रॉस करके एक ड्राइव वहाँ पर चलाई, ऑपरेशन हॉट परस्यूट, और 20 आतंकवादियों को हमने मार दिया। फिर है डेमोग्राफिक पैटर्न का चेंज होना। अब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है काफ़ी, बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जो ट्रेडिशनल डेमोग्राफी था वो बदल रही है। फिर डिस्कनेक्ट रहना इंडिया के बाकी पार्ट से, जो हमारे फेलो इंडियंस है उससे डिस्कनेक्टेड पहले से ही रह चुके हैं, तो इसलिए अभी तक वो डिस्कनेक्टेड है, इतना जल्दी वो घुल मिल नहीं पा रहे। अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो घुल मिल पाए, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, टूरिज्म वहाँ पर डेवलप हो रहा है, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्टडी करने IIT वगैरह में। फिर करप्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, जिससे क्या हो रहा है, करप्शन में पैसा ये लोग खा रहे हैं और लोगों के पास पैसा नहीं पहुँचता, या तो जो भी मदद मिलनी चाहिए वो नहीं पहुँचती। विजनरी लीडरशिप वहाँ पर नहीं है ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में, बिकॉज एक लीडर अच्छा होगा तो वो उनको गाइड कर पाएगा, उनके हित में क्या अच्छी चीज़ें हैं वो समझा पाएगा और लोग बाद में उसकी तरफ मोड़ लेंगे। तो विजनरी लीडरशिप वहाँ पर नहीं है। आर्म्स और एम्यूनिशन इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, तो हर कोई हथियार उठा लेता है। कई सारे फैक्शंस या आतंकवादी ग्रुप्स को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी होने की वजह से म्यांमार के काफ़ी सारे लोग रेफ्यूजी बन के इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, जिससे अगेन डेमोग्राफिक पैटर्न में बदलाव आ रहा है। फैक्शनल इन फाइटिंग, जो फाइट कर रही है, जो फैक्शन फाइट कर रही है इंसर्जेंट्स में, तो उसमें भी फूट पड़ रही है। वो लोग भी कुछ पैसों के लालच में आकर इंसर्जेंट्स का सपोर्ट कर लेते हैं। मिलिट्री के रीज़न के कारण भी, जैसे कि हमने आफ्सपा अप्लाई किया हुआ है कई सारे एरियाज़ के अंदर, तो आफ्सपा का काम वहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा और ये लोग बाद में अगेन इंसर्जेंट्स का सहारा लेते हैं आफ्सपा के खिलाफ। एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, चाइना और म्यांमार भी इन ग्रुप का मदद कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस रहे और वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, ताकि इंसर्जेंट्स का सहारा लेकर ये दोनों उस एरिया को हड़प लें। तो काफ़ी बड़ा गेम है वहाँ पर। अब इन सबको डील करने के पीछे चैलेंज क्या है, हम लोग क्यों इतनी जल्दी वहाँ पर पीसफुल माहौल नहीं ला पा रहे? तो चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लिंकेजेस, हर कोई मिलिटेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जैसे ही इंसर्जेंसियों का भी ऑर्गेनाइज क्राइम के पास लिंकेजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहा है, वेरियस इंसर्जेंट्स ग्रुप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं पैसों के लिए, बिकॉज सोर्स ऑफ फंडिंग का सबसे बड़ा सहारा यही है। ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले ही ये कर सकते हैं और बाद में पैसा देते हैं आतंकवादियों को ये माल पहुंचाने के लिए और हथियार भी देते हैं। फिर माओइस्ट कंसोलिडेशन, अब जो माओइस्ट है उनका रेड जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ ईस्ट तक फैला है। ये हमें कब पता चला? जब हमने
टॉप माओइस्ट लीडर को अरेस्ट किया था उस रीजन के अंदर 2013 में। तब रिवील हुआ कि माओइस्ट का इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया नॉर्थ ईस्ट में। जो माओइस्ट रेबिलियन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर वो भी लेटेंट फेज के अंदर है, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं मास के अंदर, लोगों के बीच में पॉलिटिकल अवेकनिंग कर रहे हैं, गांव में विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रही है, लोकल इशू है, स्मॉल स्ट्रगल्स है, उसके अंदर एंगेज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को पिक कर रहे हैं इश्यूज को लेकर, करप्शन को लेकर, घर को लेकर, तो छोटी छोटी मुद्दों को लेकर उनका सपोर्ट कर रहे हो और अपने अंदर ट्रस्ट भर रहे हैं, ताकि जब समय आए तो उनको और ज़्यादा बहला के फुसला के ब्रेन वॉश करके एक मिलिटिया बना दे, एक आर्मी बना दे खुद की, जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करे। तो अभी वो लेटेंट फेस वहाँ पे चल रहा है। फिर तीसरा है इस्लामिस्ट मिलिटेंसी का वहाँ पर स्प्रेड होना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो 1880 का जो बॉर्डर है किलोमीटर का, वो बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश इस्लामिक मिलिटेंसी का हॉटबेड है। रेडिकल इस्लामिस्ट जो कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन में उस रीजन में जो रह रही है इतना नहीं फैला, लेकिन हमने क्या किया कि 12 ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया था आसाम में नवंबर दिसंबर 2014 में। वो अरेस्टेड लोग पाए गए कि इनका लिंकेजेस है इस्लामिक टेरर का, जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। ये आतंकवादी संगठन है बांग्लादेश का, जो रेडिकलाइज करते हैं हमारे लोकल मुस्लिम्स को और आतंकवादी बनाते हैं, रिक्रूट करते हैं। फिर है ट्रांसनेशनल लिंकेजेस। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो साउथ एशिया का हॉटेस्ट ट्रबल स्पॉट है, वहाँ पे कई सारे ट्रबल्स होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे आर्म स्ट्रगल वहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इन आर्म स्ट्रगल का बॉर्डर लिंकेजेस भी है, स्ट्रेटेजिक अलियंस भी है पड़ोसी देश के साथ या पड़ोसी देश के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ। तो इससे क्या हो रहा है, फोर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट जो है डायनामिक, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी डायनामिक हो रही है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो ये चैलेंजेस है हमारे पास, दिन ब दिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो लोगों का ट्रस्ट लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इन सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पे, तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जा रहा है। जब ये इंसर्जेंट ग्रुप वहाँ पर काम करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, रोड, रेल, ब्रिज कुछ भी नहीं बनेगा, इवन इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वहाँ पे नहीं होगी, जिससे क्या होगा, वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोग एलिनेटेड ही रहेंगे लंबे समय तक, जिनसे वो मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और जान नहीं पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग रह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने दे रहे, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह। जो पेट्रोलियम या टी इंडस्ट्री है उन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जब एरिया डिस्टर्ब्ड रहेगा तो कंपनियां कैसे चलेगी। एनवायरनमेंट पे भी असर कर रहा है, बिकॉज हमले कर रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, बॉम्ब छोड़ रहे हैं, तो पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में। जंगल के अंदर रह रहे, पेड़ काट रहे अपने ईंधन के लिए। इंटीरियर एरिया का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जो इंटीरियर एरिया है हमको नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करना है, छोटे छोटे गांव तक जो डेवलपमेंट का काम पहुंचाना है, वो भी नहीं हो रहा। सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार का क्या रिस्पॉन्स है इंसर्जेंसी के खिलाफ। सरकार ने CAPF को डिप्लॉय किया स्टेट अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए। जहाँ पर भी इंसर्जेंस ऑपरेट कर रही है वहाँ पे CAPF काम कर रही है, और वल्नरेबल इंस्टीट्यूशंस या इंस्टॉलेशन को भी प्रोटेक्ट कर रही है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में है। फिर रीएम्बर्समेंट हमने किया, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो राज्य सरकार को चाहिए वो हमने मुहैया कराया, यानी कि आर्थिक रूप से मदद की SRE स्कीम के अंतर्गत। ये स्कीम सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट हुई, मिजोरम और सिक्किम को छोड़ के। सेंट्रल ने बाद में स्टेट की मदद की मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर। इसका डिटेल में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है नक्सलिज्म वाले सीरीज के अंदर या तो वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप इसका डिटेलिंग देख सकते हैं। फिर इंडियन रिजर्व बटालियन को हमने सैंक्शन किया और स्टेट को अपग्रेड किया, स्टेट पुलिस फोर्स को अपग्रेड किया ताकि वो इंसर्जेंसी को और मिलिटेंसी से आसानी से डील कर सके। कई सारे हमने अनलॉफुल एसोसिएशन को बैन भी किया UAPA एक्ट 1967 के तहत। कुछ राज्यों को और राज्यों के कुछ एरिया को हमने डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके AFSPA भी लागू किया। AFSPA कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है या कोई मिलिट्री का एक बटालियन नहीं है। AFSPA एक कानून है जो मिलिट्री को पावर देता है। AFSPA आने से क्या हो जाता है कि मिलिट्री को या तो फोर्सेस को परमिशन मिल जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके विदाउट परमिशन। किसी के भी घर में जाकर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, वारंट में ले सकता है, तो ये सारे पावर मिल जाता है।
ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कठिनाइयाँ ना आए, कोई बैरियर ना बन के रहे। फिर सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम भी लॉन्च की, जैसे हमने नक्सलवादी और मिलिटेंसी एरिया में किया, कि जो भी मिसगाइडेड यूथ है, हार्डकोर मिलिटेंट्स है, वो वापस आना चाहे, जो इस नेट के अंदर ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं, तो आ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। हम उनके लिए रिहेबिलिटेशन ड्राइव भी चलाएंगे ताकि उनका रोजगार चले और परिवार को भी मदद मिले। सिविक एक्शन प्लान नक्सलिज्म के जैसे यहाँ पे भी हमने लॉन्च किया। इसमें क्या आ रहा है, लोकल लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जो इमेज है आर्म फोर्सेस की, पुलिस की, कॉमन लोगों के अंदर, वो अच्छी बनाने के लिए इस प्रोग्राम के तहत कई सारे वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। मेडिकल कैंप्स बनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन ड्राइव हो रही है, स्पोर्ट्स मीटिंग हो रही है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है चिल्ड्रंस के लिए, स्कूल बिल्डिंग्स की रिपेयर, रोड्स ब्रिज वगैरह बनना, एजुकेशनल सेंटर बनाना एडल्ट्स के लिए। तो ये सब प्रोग्राम्स पुलिस और आर्मी की मदद से किया जा रहा है ताकि कॉमन लोग जो है, आम आदमी वहाँ पर रहने वाले, उनके दिमाग के अंदर पुलिस की जो इमेज है वो बेहतर बने। फिर एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करना, जो भी सरकार ने काम किया, जो भी एक्टिविटी की, वो लोगों को बताना ताकि उस रीजन के अंदर शांति हो जाए, शांति बनी रहे, लोगों को पता चले कि हाँ इनके लिए काम हो रहा है, ताकि बाहर का कोई आके उनका ब्रेन वॉश ना करे कि देखिए सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही, आप ऐसे ही बैठे हो, भूखमरी में मर रहे हो, आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, तो ये कोई ना कर सके। रिसेंट हमने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए, जैसे कि हमने लुकिस्ट पॉलिसी को छोड़कर एक्टिस्ट पॉलिसी को अपनाया कि सिर्फ लुक नहीं, अब हमें एक्ट करेंगे, उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, हाईवेज बनाएंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, रेलवेज लाएंगे। फिर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, यानी कि कई सारे देशों का मिलाकर जो आसपास जो देश है, हम लोग एक ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे गुड्स एंड सर्विसेज आराम से ट्रांसपोर्ट हो। फिर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे, इन तीनों देश को जोड़ता हुआ एक हाईवे बनाएंगे जिसकी मदद से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो पाए, लोगों की अवर जवर बाय रोड हो। फिर मोरे, जो मणिपुर का शहर है, उसको स्मार्ट सिटी बनाने का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। मोरे एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रग की स्मगलिंग होती है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इसलिए हम लोग उसको स्मार्ट सिटी बना रहे और ड्रग्स का जो है स्मगलिंग उसको ख़त्म करना चाह रहे, ताकि एग्जाम्पल हम लोग बनाए कि एक मॉडल बनाए किस तरह से हमने एक शहर को डेवलप करके स्मार्ट सिटी बनाकर ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर ख़त्म की। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 हमने ड्राफ्ट लॉन्च किया ताकि ऑयल एंड गैस आउटपुट वहाँ पर बढ़े अगले 15 साल के अंदर। नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स भी हमने वहाँ पर इनिशिएट किए ताकि रूरल डेवलपमेंट भी हो। आगे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिंग इज थ्रू नॉर्थ ईस्ट। हमको अगर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री तक पहुंचना है तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, और वहाँ पर किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन को हम आगे बढ़ाए अलर्टनेस के साथ। सिर्फ कागजों के पन्नों पर जब अब तक रहा है, यानी कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल तो आपने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अलर्टनेस भी होनी चाहिए लोगों के कि भाई वो चाहे उस तरह का डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही वो है, उन लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट होगा। फिर डेवलपमेंट अप्रोच को हमको परस्यू करना पड़ेगा, किस तरह से हम कर सकते हैं डेवलपमेंट, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। गवर्नेंस एंड डिलीवरी सिस्टम को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वापस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो ईजिली सॉल्व हो। डायलॉग करना है, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप है जो बातचीत करना चाहते हैं उनके साथ डायलॉग करिए, ट्रीटी साइन करिए, संधि साइन करिए। नेबर कंट्री के साथ कोऑपरेट करना है और फोर्स का भी यूज़ करना है ताकि नेबर कंट्रीज भी उनको सपोर्ट ना करें, अपने एरिया के अंदर सहारा ना दे, और यहाँ पर हम लोग फोर्स यूज़ करके उनको भगाएंगे। फिर लोकल पुलिस के अंदर भरोसा बिठवाना है लोगों से, लोग रिलाय कर पाए लोकल पुलिस के ऊपर, उनको लगे कि हमारी लोकल पुलिस भरोसेमंद है, रिलायंस है। इंटेलिजेंस शेयरिंग वहाँ पर बढ़ानी है, चाहे वो प्रोफेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या लोकल इंटेलिजेंस ही हो। लोकल इंटेलिजेंस यानी कि जिस लोगों को हमने रिहेबिलिटेट किया सरेंडर करवा के, उन लोगों को पूछा जाए कि इंसर्जेंट्स के क्या ताकत है, क्या वीकनेस है, क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ पर है, जिसकी मदद से हम लोग आगे की ड्राइव कंटिन्यू कर सके। इंटीग्रेटेड मैनर हमको अपनाना पड़ेगा, यानी कि लोकल पुलिस आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन, पुलिस फोर्सेस और आर्मी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से हमको इंटीग्रेटेड मैनर्स के साथ काम करना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटी को भी ऐड करना पड़ेगा। फिर सिविल एंड मिलिट्री का रिलेशन भी बेहतर होना चाहिए, वहाँ के लोकल लोग और मिलिट्री का, बिकॉज
ग्राउंड पर तो मिलिट्री ही काम कर रही है इन सब ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए, मिलिटेंसी को या इंसर्जेंसीज को ख़त्म करने के लिए, तो इनका रिलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास बस्तर रीजन है, नक्सलिज्म के अंदर आप देख सकते हैं बस्तर के मॉडल को, किस तरह से वहाँ पर काम हुआ था और नक्सलियों को ख़त्म किया था। फिर नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, इस पर भी हमको काम करना चाहिए। सब स्टेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सारे स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए। पैन इंडिया फ्रेटर्निटी का माहौल पैदा करना है, कि भाईचारे का माहौल पैदा करना है, ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं वो अकेले नहीं है, उनके लिए पूरा इंडिया है और साथ में मिलकर रहेंगे और डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आसियान, बिम्स्टेक, ईस्ट इंडिया, इस तरह के समिट को या तो ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, ताकि इनकी मदद से हमारा नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप हो, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एक ब्रिज है इन लोगों के बीच का, इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच का। कुछ ग्लिम्स है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल जगह है ये सभी, बट हम लोग परिचित नहीं है। तो ये फोटो से पता चल गया होगा कि इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह भी है। तो फॉरेन जाने से पहले एक बार इंडिया की टूर ज़रूर करनी चाहिए। तो आज के इस इंसर्जेंसी के लेक्चर में इतना, हमने यहाँ पर डेफिनेशन से लेकर क्या फैक्टर्स है वो देखा, क्या चैलेंजेस है, सरकार ने क्या किया, क्या हम लोग कर सकते हैं, आर्मीज किस तरह से काम कर रही है, आफ्सपा क्या होता है, और हर एक स्टेट की हमने एक ओवरव्यू लिया कि वहाँ पर इंडिविजुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इन डिटेल अगर हर एक स्टेट की कहानी आपको सुननी हो तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग इसका एक सेपरेट सेशन बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, आपको मज़ा आएगा वैसा है। फर्दर कोई डाउट हो या सजेशन हो तो ऑलवेज आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।